वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम चालू करेंगे अपना पहले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसा कि आपको पता ही है, आपने ऑलरेडी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ चुका है एट सीए फाउंडेशन लेवल या सीपीटी लेवल। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, बट आपने क्या पढ़ा था? ओनली द जनरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे ना, दैट विल बी स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इसमें हम 3 यूनिट पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 विल डील विथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये एक प्रकार हो गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये यूनिट 1 आएगा। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, और यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो हम एक एक करके इनको देखते हैं। तो यूनिट नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। अब इसमें भी आप देखोगे तो दो चीज है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक पॉइंट हो गया और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दूसरा पॉइंट हो गया। तो दो चीज आ गई, तो हम इसको भी एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में और फिर हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, और इसके बाद हम तुरंत कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे भी जंप करेंगे, हम उसको भी अच्छे से यहाँ पे देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हम अभी क्या देख रहे हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में देख रहे हैं। तो इंडेमनिटी का मतलब क्या है, तो क्या समझता है आपको एक इंडेमनिटी के नाम से, इंडेमनिटी वर्ड से क्या समझ में आता है? हाँ, जैसा कि आप सही समझ रहे हैं, इंडेमनिटी का मतलब है नुकसान की भरपाई करना। तो इंडेमनिटी का डिक्शनरी मीनिंग अगर आप देखते हैं तो इट मीन्स सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस, तो एक नुकसान से बचाना, और अदर फाइनेंशियल बर्डन। तो किसी नुकसान से, कोई एक फाइनेंशियल नुकसान से, लॉस से आपको कोई बचाने का वादा कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले तो एग्जाम्पल लेंगे हम, एक सिंपल सा इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को हम जनरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में लेते हैं। कौन से इंश्योरेंस? तो ध्यान रखना, जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट इंडेमनिटी, वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि क्यों। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जनरल इंश्योरेंस आते हैं, लाइफ इंश्योरेंस नहीं आते। ठीक है, तो देखो समझो मैं तो हूं, मेरे पास एक कार है, बहुत महंगी कार, ऑडी R8। अब इतनी महंगी कार मैंने ले लिया, 4.5 करोड़ की कार। तो 4.5 करोड़ की कार मैंने खरीदा। अब ये कार में थोड़ा भी कुछ हो जाए तो मेरे को तो जान जल जाएगी। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये कार को लेके जाता हूँ एक व्यक्ति के पास, मिस्टर बी के पास, और मिस्टर बी को पूछता हूँ कि भाई ये जो मेरी कार है, ये कार को अगर कुछ होता है तो क्या तुम वादा करते हो मेरे को कार के बदले जो भी नुकसान होगा, कार के इसमें जो भी, कार को जो भी डैमेज वगैरह अगर कुछ होगा, तो क्या तुम वादा करते हो कि तुम मेरे को उस नुकसान की भरपाई करके दोगे? अब वो वादा कर देगा क्या ऐसे ही? तो ऐसे ही नहीं करेगा, बट हाँ कर सकता है। कब करेगा वो? जब उसको कुछ बदले में मिलेगा, तो उसको कुछ पैसे मिलते हैं बदले में। तो यहाँ पे वो मेरे को अगर बोलता है कि हाँ मैं ये वादा करता हूं, ही प्रोमिसेस टू सेव फ्रॉम लॉस, तो उसने वादा किया कि वो मेरे को नुकसान से बचाएगा, लॉस से बचाएगा। और यहां पे मैंने उसको उसके बदले में क्या दिया, तो मैं उसको कुछ पैसा दूंगा जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम। तो मैंने प्रीमियम पे किया और उसने मेरे को वादा किया टू सेव फ्रॉम लॉस। लॉस अब कैसे कैसे प्रकार के हो सकते हैं, तो यहां पे अपन देखेंगे धीरे धीरे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में बताया, लॉस में डैमेजेस, नुकसान की भरपाई करना हो सकता है। एक पहली चीज वो बोल रहा है कि मैं जो भी नुकसान होगा वो नुकसान की भरपाई करके दूंगा, ये सबसे सिंपल एक इंडेमनिटी हो गई। दूसरा हो सकता है मेरे को केस फाइल करने का खर्चा आ रहा है। समझो किसी से झगड़ा चल रहा था, अब मेरे को आगे वाले एक व्यक्ति ने, मेरे फ्रेंड ने वादा किया कि तू एक काम कर, केस फाइल कर दे। तो केस फाइल करेगा, उसका जो भी खर्चा आएगा ना वो मैं भरपाई करके दूंगा। तो इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो कॉस्ट ऑफ सूट, तो केस फाइल करने का, रिकवरी करने का कोई खर्चा आया तो वो रिकवर करना, कोई कोर्ट जाने का खर्चा जो है वो अगर कोई मेरे को भरपाई करके देने की वादा करता है, तो ऐसे केस में इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसके अलावा कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट। कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट का क्या मतलब है? तो कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट का मतलब है कि झगड़ा चल रहा था और मैंने कॉम्प्रोमाइज किया,
यानी हम लोग समझौता कर लेते हैं और मेरे को कुछ पैसा देना पड़ रहा है, तो ऐसे केसेस में भी मेरे को पैसा देना पड़ा। अब ये पैसा अगर कोई मेरे को भरपाई करके देने का वादा करता है तो ऐसे केस में इट विल बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो मैं पे करूंगा, मेरे को भरपाई मिल जाएगी, तो ऐसे केसेस में इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में डैमेजेस भी कवर होगा, कॉस्ट ऑफ सूट्स भी कवर होंगे और कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट भी कवर होगा। ठीक है, तो होता है कभी कभी, जैसे समझो आपका एक फ्रेंड है, उसको आपने बहुत चढ़ा दिए, आपने बोले जा भाई बात कर ले। अब वो जाता है, वो बात करने जा रहा है, लेकिन उसको डर है लाते खा के आएगा तो ऐसे केसेस में आप वादा करते हैं कि तेरे को कुछ भी अगर नुकसान होगा, हॉस्पिटल वगैरह का खर्चा आएगा तो मैं बेयर करूंगा। तो ऐसे केसेस में आपने उसको बड़ा चढ़ा दिया, अब वो जाता है, लाते खा के वापस आता है, उसका जो भी खर्चा आएगा अब आप ये रीपे करने का वादा कर रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नुकसान की भरपाई करना। तो ये तो हो गया अपना जो जनरल टॉपिक है उसको समझने का एक तरीका। इसको ही हम अब डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं। उसके पहले मैं बता देता हूं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, इसमें पार्टीज को क्या क्या बोलते हैं। ये व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति जिसको हमने इंश्योरेंस कंपनी बोला था, इंश्योरर बोला था, एक एग्जाम्पल के रूप में हमने इसको इंश्योरर माना, और ये ओनर, तो ओनर जो है उसको नुकसान की भरपाई करने का वादा मिला, और जो बी है जिसने बोला कि हाँ मैं नुकसान की भरपाई करके दूंगा, इसको हम बोलते हैं इंडेमनीफायर। और जिसको नुकसान की भरपाई करके मिल रही है इसको हम बोलेंगे इंडेमनीफाइड। इसी को हम बोलेंगे इंडेमनिटी होल्डर। तो फ्रेंड्स ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। आपके बुक में जो जगह है तो आपको वहां पे ये डायग्राम बना लेना है। आपको डायग्राम से बहुत इजीली समझने में हेल्प होगी। ये वैसे भी छोटा सा एक टॉपिक है, तो आपको ये ऐसी स्पेस बहुत जगह दी गई है। हर पेज में आप देखोगे, हर चैप्टर में, हर टॉपिक में एक एक ऐसी जगह दी गई है जिसमें आपको ये डायग्राम्स बनाना है। ये आपको खुद इसीलिए बनाना है क्योंकि जब आप खुद बनाते हैं तो वो चीज़ें ईजिली याद रहती है। तो इसीलिए मेरा ये तरीका है कि मैं आपको खुद ये डायग्राम्स वगैरह बनाने बोलता हूँ। तो मैं चाहूँ तो आपको ये यहाँ पे छाप के भी दे सकता, लेकिन उससे ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं आती है। तो इफेक्टिवनेस तब आएगी जब आप खुद इस चीज़ को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायग्राम आपको बना लेना है, तो आप वीडियो पॉज करके ये बना सकते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन क्या बोलती है? तो एज पर डेफिनेशन अंडर सेक्शन 124, तो 124 में डिफाइन किया है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ऑल द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विल बी प्रेजेंट, बाय विच वन पार्टी, एक व्यक्ति, एक पार्टी प्रॉमिस कर रहा है, प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस, टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस, नुकसान से बचाने का या नुकसान की भरपाई करने का, बचाने का या भरपाई करने का वो वादा कर रहा है। लेकिन कैसा लॉस? कॉस्ट टू हिम, तो ध्यान दो, कॉस्ट टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ। प्रोमिसर खुद कुछ नुकसान करा के दे रहा है तो भरपाई करके देगा, ये एक चीज बोला है। और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, तो क्या बोला है? दो चीज बोल दी इसमें। एक बोल दिया बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ, जो वादा कर रहा है वो खुद अगर नुकसान कराएगा तब। और दूसरा क्या बोल दिया? दूसरा बोल दिया कि दूसरे कोई व्यक्ति के द्वारा अगर नुकसान हुआ है तो देखो यहां पे क्या बोला है? अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉस्ट टू हिम by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person, it is called as a contract of indemnity। तो यहां पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है ये किसके बारे में बताया है? ये बोला है ये ऐसे नुकसान की भरपाई करने की बात हो रही है जो कि कॉज किया गया है ड्यू टू अ ह्यूमन एजेंसी, इंसान के कारण अगर नुकसान हुआ है तो देखो रिस्ट्रिक्टिव हो गई है डेफिनेशन बहुत। तो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डेफिनेशन बहुत कम थी, बहुत रिस्ट्रिक्ट होती थी। ये नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह अगर कुछ हो रहा है, सुनामी आ गई, कटरीना आ गई, कटरीना मीन्स चक्रवात था, उसका नाम था, तो नाम दे देते हैं ऐसे अच्छे। तो ये जो था ऐसे कोई अर्थक्वेक वगैरह हो गया, तो इसके कारण अगर नुकसान होता है तो वो कवर नहीं करता था।
ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन में कवर नहीं होता था, बट बाद में इसमें और चीजें बदली गई हैं, तो अपन उसको भी अभी धीरे धीरे देखेंगे। तो अभी ध्यान दो इसमें क्या बोला है कि इट इज कॉज्ड बाय पर्सन, प्रॉमिसर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, तो ऐसे केस में इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर देयर आर टू पार्टीज, दो पार्टी रहेगी। द पार्टी हु प्रोमिसेस टू इंडेमनीफाई is known as indemnifier, whereas the party who is promised to be saved is called as indemnified or indemnity holder। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है, P contracts to indemnify Q against the consequence of any proceeding which R may take against Q। तो R जो भी प्रोसीडिंग लेगा Q के खिलाफ, तो P बोलता है Q को कि मैं वो भरपाई करके दूंगा, तो तेरे ऊपर जो एक्शन होगा वो मैं भरपाई करके दे दूंगा इन रेस्पेक्ट ऑफ अ सर्टन सम ऑफ 2000, कोई 2000 रुपया था, उससे रिलेटेड ये कॉन्ट्रैक्ट उसने किया। तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। किसने वादा किया? देखो P ने वादा किया, तो P इज कॉल्ड द इंडेमनीफायर। किसको वादा किया? Q को, तो Q इज कॉल्ड एज इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड। ठीक है, तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब देखो वही चीज जो मैंने आपको बताया, डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव। तो वैसे अगर आप डेफिनेशन देखो तो डेफिनेशन एग्जॉस्ट हो जाती है। वो क्या बोलती है कि अगर इंसान के कारण नुकसान होगा, ह्यूमन एजेंसी के कारण, भले ही प्रॉमिसर हिमसेल्फ या एनी अदर पर्सन अगर नुकसान होगा, तो ऐसे केसेस में ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आता है। बट इसको ही बाद में बोला गया इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, सिर्फ इतने तक ये सीमित नहीं होगी। एग्जॉस्ट हो जाना यानी क्या? खत्म हो जाना। जैसे अपन बहुत क्रिकेट वगैरह खेले, थक गए, खत्म हो गए, यानी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई, मोबाइल की बैटरी एग्जॉस्ट हो गई, तो खत्म हो जाना। तो ये डेफिनेशन खत्म नहीं हो रही यहां पे, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो क्या बोला है? इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लॉस मस्ट बी कॉज्ड बाय ह्यूमन एजेंसी, तो इंसान के कारण नुकसान हुआ होना चाहिए। दस द डेफिनेशन ऑफ इंडेमनिटी अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज वेरी नैरो, बहुत ज्यादा नैरो थी। It is restricted to such cases only where loss is caused by conduct of promisor himself or loss is caused by conduct of any other person। तो व्यक्ति के कारण अगर नुकसान होगा तो ये कवर करता है। तो इसीलिए thus the loss caused by the events or accidents like fire, perils of the sea, which do not depend on the conduct of any person आर नॉट कवर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नेचुरल चीजों से जो नुकसान होता था वो कवर नहीं होता था। इसीलिए इंडियन कोर्ट्स ने, हाउएवर द इंडियन कोर्ट्स हैव लिबरली इंटरप्रेटेड द टर्म एंड हैव रिकॉग्नाइज्ड द वाइड डेफिनेशन। तो एक्चुअल डेफिनेशन इज नैरो, बट इंडियन कोर्ट्स ने इसको वाइडर मीनिंग दिया। और इनफैक्ट यहां पे हम देखेंगे कि लॉ कमीशन ने भी इसको वाइडर मीनिंग बाद में बोला है, एक्सेप्ट किया है। However, the Indian courts have liberally interpreted the term and have recognized its wider definition as given in English law। तो English law में already the definition is wide enough to cover everything। तो क्या बोला है? To cover the loss caused even by the events or accidents which may not be on persons based on persons conduct। पर्सन के कारण नहीं भी होंगे, तो ऐसे केसेस में भी उसकी भी नुकसान की भरपाई करने का अगर वादा करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडियन लॉ में वैसे नैरो डेफिनेशन थी, बट इंग्लिश लॉ की डेफिनेशन फिर हम यूज करते हैं। इंग्लिश लॉ में क्या बोला है? तो देखो, अ प्रॉमिस टू सेव अ पर्सन हार्मलेस फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट। किसका एक्ट? ये नहीं बोला है, तो इट इज एन इंडेमनिटी। सच अ प्रॉमिस कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। Or even so, the Law Commission of India in its 13th report has recommended that scope of section 124 be extended to include cases where, दो चीज बोल दिया, not necessary that the indemnity holder should first discharge his liability। अब मेरी कार है, मैंने इंश्योरेंस कराया, अब समझो कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसमें कुछ खर्चा आ गया, तो जरूरी है क्या कि मैं जाऊंगा पहले पैसे पे करूंगा फिर मेरे को इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी? तो नहीं, ये जरूरी नहीं। ये भी 13th लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने ये बता दिया। ठीक है, तो पहले क्या था? रीएम्बर्समेंट की बात होती थी, बट ये इसमें क्लैरिफाई किया कि ये सिर्फ रीएम्बर्समेंट तक के सीमित नहीं होगा। इट विल कवर द केसेस जब ये पक्का है कि नुकसान होने वाला है, जैसे हो गया, लग गया है कार को, एक्सीडेंट हो गया है, तो नुकसान हो चुका। तो ऐसे केसेस में अगर नुकसान ऑलरेडी हो चुका है तो मेरे को नुकसान की भरपाई करने के लिए डायरेक्टली जाने का भी अधिकार मिला है। तो मैं डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को जाऊंगा और वो मैं उनको बोलूंगा कि इतना पैसा मेरे को लग रहा है, वो तुम भरपाई करके दो। जरूरी नहीं कि मैं पहले पे करूं कंपनी को और फिर मेरे को यहां से पैसा मिले, डायरेक्टली मैं कंपनी से क्लेम करवा सकता हूं।
ठीक है, तो जैसे कैशलेस बेसिस पे होते हैं आजकल, तो ये इसमें बताया गया था। जो देखो कहाँ पे बोला है, कहाँ कहाँ पे अब ये कवर करेगा, तो इंडेमनिटी इंक्लूड्स केसेस वेयर इट इज नॉट नेसेसरी दैट द इंडेमनिटी होल्डर शुड फर्स्ट डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी, जरूरी नहीं मैं पहले डिस्चार्ज करूं एंड देन क्लेम रिएम्बर्समेंट। The indemnity holder can compel payment from the indemnifier even before he has met the liability। मैंने पे नहीं किया but it is absolute, ये पक्का है, absolute है ना, 100% पक्का हो गया कि नुकसान हो चुका। तो ऐसे केसेस में मैं दूसरे व्यक्ति को बोल सकता हूं, इंडेमनीफायर को बोल सकता हूं कि तुम मेरे को बचाओ। फिर दूसरा और क्या इंक्लूड किया इसमें, तो लॉस इज नॉट कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक वगैरह हो गया, तो ये कवर कर लिया। वैसे ही सुनामी वगैरह, तो ये सब चीजें इसमें कवर कर लिया। ठीक है, अब ये जो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको यहाँ पे, तो क्या क्या चीजें कवर होती है, तो वो चीज यहाँ पे फिर से बताई गई, डैमेजेस, कॉस्ट ऑफ सूट और कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट। तो देखो ये बताया है व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। तो इंडेमनिटी होल्डर क्या क्या क्लेम कर सकता है, तो ही इज अ राइट टू क्लेम ऑल डैमेजेस, नुकसान की भरपाई करना है। डैमेजेस यानी क्या, नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना, इसको हम बोलते हैं डैमेजेस, कंपेंसेटरी इन नेचर। तो आपने लॉ ऑफ डैमेजेस पढ़ चुका है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही एक छोटा सा टॉपिक था कि डैमेजेस कैसे रिकवर कर सकते। कभी ऐसा फायदे की भरपाई कराते क्या आप, ऐसा बोलते क्या भाई तेरे कारण मेरे को फायदा हो गया चल भरपाई करके दे, तो होता क्या ऐसा, तो नहीं, नुकसान की भरपाई होती है, फायदे की नहीं होती। तो यहां पे इसीलिए अगर नुकसान होगा तब भरपाई होगी, नुकसान नहीं हुआ तो फिर भरपाई नहीं होगी। अब आपको लग रहा होगा यहाँ तो नुकसान हो रहा है अपना, तो देखो इंश्योरेंस कंपनी को हमने पैसा दिया लेकिन हमको कुछ मिला नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या, तो हाँ वैलिड है, क्योंकि हमको क्या मिला, तो हमको मिला प्रॉमिस टू सेव फ्रॉम लॉस। तो वादे की कीमत, ये पैसा हमने जो दिया प्रीमियम, तो इट इज वैलिड क्योंकि हमको उसके बदले एक वादा मिला था। ठीक है, भले ही उसको फिर वो सेव करना ना पड़ा हो, उसको पैसा देना ना पड़ा हो, बट स्टिल इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, तो it covers all the damages which he may have compelled to pay, he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify applies। सिंपल भाषा में हम सिर्फ damages पे बात सीमित करेंगे, कोई भी नुकसान की भरपाई करना। दूसरा all cost which he may be compelled to pay in such suits provided he acted prudently or with the authority of the indemnifier। तो cost of suits, ठीक है, केस फाइल करने का खर्चा। अब ये लिखना जरूरी था प्रोवाइडेड ही एक्टेड प्रूडेंटली, क्योंकि मेरे को पता है कि नुकसान मेरे को तो भरपाई करके मिल जाएगी, तो मैं तो बहुत खर्चा कर दूंगा जबरदस्ती का, इसीलिए यहां पे ये लिख दिया है इन्होंने कि कॉस्ट ऑफ सूट अगर वो प्रूडेंटली एक्ट किया है तो रिकवर किया जा सकता है। उसी प्रकार से ऑल सम्स विच ही मे हैव पेड अपॉन कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट्स, तो कॉम्प्रोमाइज के लिए, कॉम्प्रोमाइज यानी वही हमने सेट कर लिया, हम लोगों ने एग्री कर लिया कि ठीक है हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझौता कर लेते हैं और हमने कुछ पैसा दिया, तो ये जो पैसा मैंने दिया वो पैसा मैं रिकवर कर सकता हूं। इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, प्रोवाइडेड यहां पे भी सेम चीज है, द कॉम्प्रोमाइज वॉज प्रूडेंट और विद द अथॉरिटी ऑफ इंडेमनिफायर, या तो प्रूडेंट है या उससे पूछ के हमने किया है। फिर दिया है द इंडेमनिटी होल्डर हैज अदर राइट्स बिसाइड्स दोज मेंशन्ड अबव इफ ही हैज इनकर्ड लायबिलिटी। देखो ये वही पॉइंट हो गया, रिएम्बर्समेंट वाला जो पहले बोला जाता था कि रिएम्बर्समेंट किया जाएगा, तो उसको क्लैरिफाई किया था इस केस लॉ में, और इसको 13th रिपोर्ट में ये भी बोल दिया कि रिएम्बर्समेंट की जरूरत नहीं है। अगर एब्सोल्यूट है, लॉस हो गया है या लॉस होना ये पक्का हो गया, तो ऐसे केस में आप डायरेक्टली बुला सकते हैं। तो यही चीज इस केस में बताई थी, गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदान। तो देखो द इंडेमनिटी होल्डर हैज अ राइट has other rights besides those mentioned above if he has incurred a liability and that liability is absolute यानी 100%। तो absolute यानी पक्का है कि ये होने ही वाला है, absolute यानी 100%। he is entitled to call upon the indemnifier, वो तुरंत उसको बुला सकता है indemnifier को, to save him from the liability and to pay it off। वो उसको बुलाएगा और बोलेगा देखो भाई नुकसान हो रहा है तो तुम मेरे को इसकी भरपाई कर दो, मेरे को इससे बचाओ, और उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट वॉज डिसाइडेड इन द केस ऑफ गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदान। अब ये साइटेशन पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, कभी केस वगैरह, वैसे तो ये केस उतना लिखने की जरूरत है भी नहीं, बट ये आपको ईयर, कोर्ट, पेज नंबर वगैरह ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं होती।
फिर एग्जाम्पल्स दिए हैं कुछ, तो देखते हैं। ए में कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस of any proceedings that C may take against B in respect of sum of rupees 5,000 advance by C to B। तो आपको कभी लगता है तो आप इसके डायग्राम्स भी बना सकते हैं, तो वैसे जरूरत नहीं है, बट मैं आपको अभी बता देता हूं। तो क्या बोल रहा है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, टू इंडेमनिफाई बी अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसीडिंग्स विच सी में टेक अगेंस्ट बी। तो बी और सी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ समझो, जिसमें इन रिस्पेक्ट ऑफ सम ऑफ 5,000 एडवांस बाय सी टू बी, जिसमें सी ने बी को 5,000 रुपए दिया था। अब यहां पे अगर बी ने वो रीपे नहीं किया तो सी उसके ऊपर एक्शन लेगा। अब यहां पे ए ने जो इंडेमनिटी दिया है, ए ने बोला है कि अगर कोई एक्शन ली जाती है तो मैं उसकी भरपाई करूंगा, तो ऐसे केसेस में इट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ए इज कॉल्ड एज इंडेमनिफायर और बी इज कॉल्ड एज इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, तो वो दिया है, इन कॉन्सिक्वेंस व्हेन बी हु इज कॉल्ड अपॉन टू पे द सम ऑफ मनी टू सी फेल्स टू डू सो, सी वुड बी एबल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ए एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 124। तो ये अपन और डिटेल में अभी समझेंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आएगा तो ये भी पॉइंट इसमें और कवर होगा, तो इसको अपन देखेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड जो एग्जाम्पल है, ये एक सिंपल सा शेयर सर्टिफिकेट का एग्जाम्पल है। आपको एक और एग्जाम्पल में दे देता हूं और आसान। समझो मेरे को एक चेक दिया था किसी ने, अब मैंने वो चेक को घुमा दिया, गुम गया मेरे से चेक। अब मैं फिर से चेक मांगने जा रहा हूं उससे, अब फिर से वो चेक देगा तो उसके पास ऐसा एक रिस्क होता है कि भाई शर्मा जी को हमने एक बार चेक दिया था, ये चेक अगर क्लियर हो गया और बाद में हम दूसरा एक और चेक देंगे वो भी क्लियर हो गया, तो उस पार्टी का तो 2 बार पेमेंट हो जाएगा। तो ऐसे केस में वो क्या बोलते हैं हमको, वो बोलते हैं शर्मा जी आपने तो चेक घुमा दिया, तो आप हमको एक इंडेमनिटी लिख के दो, इंडेमनिटी बॉन्ड भर के दो, जिसमें आप ये लिखते हैं कि अगर वो पुराना वाला चेक भी प्रेजेंट होता है और ये चेक भी प्रेजेंट होता है और दोनों पे मेरे को अगर पेमेंट करना पड़ जाता है तो आप मेरे को भरपाई करके दोगे, ऐसा आप लिख के दो। तो ऐसा हमको लिख के देना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मीन्स अगर उसका नुकसान हो गया, 2 बार पेमेंट हो गया, तो ऐसे केस में मैं उसको एक बार का पैसा वापस कर दूंगा, तो इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। उसी प्रकार से होता है जब एक शेयर होल्डर कोई शेयर सर्टिफिकेट घुमा देता है। तो शेयर सर्टिफिकेट था, शेयर सर्टिफिकेट मैंने घुमा दिया। अब क्या हो सकता है, कंपनी को नहीं पता, हो सकता है मैंने शेयर सर्टिफिकेट बेच दिया होगा और मैं डुप्लीकेट मांग रहा हूं, यानी शेयर्स बेच दिया। अब वहां पे वो क्लेम करेगा और यहां मैं भी क्लेम करूंगा डुप्लीकेट के बेसिस पे। हो सकता है डुप्लीकेट लेके मैं फिर से बेच दूं, तो 2 जन ओनर हो जाएंगे, तो ऐसे केसेस में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए यहां पे क्या बोला गया है, अगर कंपनी से मैं डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मांगूंगा और पुराना सर्टिफिकेट गुम गया बताऊंगा, तो ऐसे केस में कंपनी मेरे को बोलेगी कि शर्मा जी आप एक इंडेमनिटी बॉन्ड भर के दो। इसमें भी वैसे ही रहेगा कि अगर वो वाला शेयर सर्टिफिकेट पुराना उसके बेसिस पे कोई क्लेम करता है और आपके सर्टिफिकेट के बेसिस पे भी क्लेम आता है, तो ऐसे केस में आप हमको नुकसान की भरपाई करके दोगे। तो ये मेरे को लिख के देना पड़ेगा। तो मैं हो गया यहाँ पे इंडेमनिफायर और जो कंपनी हो गई जिसका शेयर था तो वो हो गई इंडेमनिफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया है। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी।